वीडियो की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक शहर को जिसका नाम होता है जियांग हो सिटी। और ये मानवा के अंदर अभी टाइम होता है मई 2024। आसमान फट जाती है। आसमान फटने की वजह से उसमें दरार आ जाती है और उस दरार से काफ़ी सारे मॉन्स्टर निकलते हैं। और फिर हम इधर से देखते हैं काफ़ी सारे लोग कुछ मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं और इन सभी लोगों के पास भी अलग अलग प्रकार के कोई कोई सुपर पावर्स होती है जो कि अपने सुपर पावर के हेल्प से सभी मॉन्स्टर से फाइट करे जा रहे होते हैं। इसके बाद हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि बोलता है, तुम गंदे इंसान, तुम सब अभी तक हमसे लड़ रहे हो, बहुत जल्द तुम सब के सब मरोगे। और हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर एक गोल्ड लेवल का मॉन्स्टर होता है जो कि एक वुल्फ टाइप मॉन्स्टर है। इसके बाद वह वुल्फ अपनी जगह से काफ़ी तेज में कूदता है और जहाँ पे सभी ह्यूमंस यानी कि सभी इंसान लड़ रहे होते हैं जाके उनके ऊपर बारी बारी अटैक करने लगता है और सबको बारी बारी करके मारने लगता है। एक लड़की उस मॉन्स्टर को देखती है तो कहती है, क्या गोल्ड लेवल का? इसका मतलब कि ये पोर्टल कोई हाई लेवल का पोर्टल है। और वह अपना मतलब भाई काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है कि जो मॉन्स्टर रहता है वह बोलता है कि अब ये बात समझने के लिए तुम्हें बहुत देर हो चुकी है। और उसके बाद वह मॉन्स्टर उस लड़की को मारने वाला होता है कि कोई आदमी बहुत ही स्पीड में आता है उनके बीच में और उस लड़की की जान बचा लेता है। जो आदमी अभी अभी आता है वह बोलता है कि मैं इसे संभाल लूँगा, तुम लोग दूसरी जगह जाओ और उनको मारो। फिर एक आदमी बोलता है, ये तो मिस्टर विन युआन है। और भाई वो काफ़ी खुश होता है। जो लड़की रहती है वो भी बोलते हैं कि बहुत सही है। और भाई यार इनके एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि जो मिस्टर विन युआन है काफ़ी पावरफुल आदमी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और इसके बाद फिर से हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि कहीं पे जाकर रिपोर्ट दे रही होती है। वह बोलती है कि मिस्टर वेन युआन की मदद से हमने उस वुल्फ वाले मॉन्स्टर को हरा दिया है। सामने बैठा हुआ आदमी बोलता है कि बहुत अच्छे। फिर वो आदमी थोड़ा टेंशन में दिखता है और बोलता है कि फिर से ये पता नहीं रिफ्ट कहाँ से आ गया। ये इस डेकेड के अंदर छठा रिफ्ट है ना, और वो भी ऊपर से ये सी लेवल का है। और मन में सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जो जियांगू शहर है यह मतलब कुछ टाइम के बाद इसको बचाना नामुमकिन हो जाएगा। फिर वह उठते हुए बोलता है, इन सभी चीज़ों को हमारा एकेडमी अकेले नहीं संभाल सकता है। और वह अनाउंस करता है कि इस साल से जो भी मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी है उनका जो कल्चरल एग्ज़ाम है वो बंद हो जाएगा, यानी कि उसको नहीं लिया जाएगा। उसके अलावा जो एडमिशन के लिए जितने नंबर की ज़रूरत है अब सिर्फ उसके आधे नंबर का ही ज़रूरत होगा। और उसका अनाउंसमेंट सुनने के बाद वो लड़की बोलती है, समझ गई। इसके बाद हमें किसी स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो बच्चे बैठ के बात कर रहे होते हैं। एक बच्चा बोलता है कि तुम पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, अगर ऐसा रहा तो तुम्हारे कल्चरल एग्जाम में ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे और तुम किसी भी मार्शल यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जा पाओगे। वह बोलता है, तुम मुझे क्या कह रहे हो, तुम भी तो देख रहे हो ना, काश मैं उस ब्यूटीफुल यानरैन के बगल में बैठ पाता। फिर वह बोलता है, हाँ सच में, और उस सुबाई ने ऐसा क्या किया है कि उसे ये सारी चीज़ें मिल रही है। इसके बाद हम एक काफ़ी खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है लिन यानरैन। और ये लड़की बोलती है कि ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम अब बहुत जल्द आने ही वाला है और हम लोग ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो इसके बाद अब तुम किसी एकेडमी में जाओगे या फिर मार्शल यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगे। फिर हम उस सुबाई को देखते हैं जो कि बोलता है, मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो। और गाइस यार हमारे कहानी का मेन हीरो ये सुबाई ही है। किसी एकेडमी में जाने के लिए मेरे नंबर सिर्फ ठीक ठाक है, लेकिन अभी के टाइम पे मैं किसी अलग भाषा को या फिर मैथ सीखकर क्या ही कर लूँगा। और अगर मैं किसी मार्शल यूनिवर्सिटी में जाना चाहूँ तो हमारा परिवार उतना पैसे वाला नहीं है, क्योंकि वो जो सप्लीमेंट्स इतने महंगे आते हैं वो हम नहीं खरीद सकते हैं। ऊपर से मेरे पास कोई स्पेशल एबिलिटी भी नहीं है। और वह खुद भी सोच रहा होता है कि मैं कहाँ पे जाऊँ। और फिर वो हमें बताता है कि मैं ये एक दूसरे दुनिया में आ गया हूँ, लेकिन दूसरे दुनिया में आने के बाद मुझे कोई बहुत अच्छा टैलेंट या फिर एबिलिटी मिलना चाहिए था ना, या फिर कम से कम कोई सिस्टम ही मिलना चाहिए था। अब तो यार मुझे डाउट होने लगा है कि मैं सच में दूसरी दुनिया में आया हूँ या नहीं। फिर यारन बोलती है, सु भाई तुम मेरे साथ एकेडमी में चलो, मेरे पास एक उपाय है जिसके मदद से मैं तुम्हें डायरेक्टली एकेडमी के अंदर लेकर जा सकती हूँ। और भाई यार ये मार्शल आर्ट एकेडमी की बात कर रही है, लेकिन तभी सुबह चिल्लाता है, क्या? और वह लड़की बोलती है, अरे थोड़ा धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पर जो भाई सुबाई है वो उसकी बात सुन के नहीं चिल्लाता, बल्कि उसके सामने एक सिस्टम का पैनल आ जाता है। भाई इसको देखकर वो इतना चौंका हुआ रहता है और चिल्ला पड़ता है, ये मेरे सामने बस ऐसे ही आ गया।
और उसके सामने उसका जो सिस्टम रहता है उसके ऊपर उसका सारा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है, जहाँ पे उसका नाम और उसके सारे पावर लेवल लिखे हुए रहते हैं और भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ रहता है, जिसको मैं आपको शॉर्टकट में बताऊँ तो इसको एक टैलेंट मिलता है जो कि होता है बीस्ट टेमिंग का, यानी ये किसी भी मॉन्स्टर या फिर जानवर को टेम करके उसे पाल सकता है, उसका पावर बढ़ा सकता है और भाई उसका पावर गॉड लेवल से भी ज़्यादा तक बढ़ा सकता है। सो भाई बोलता है यह मेरा सिस्टम है। इसके बाद हम यरन को देखते हैं जो कि बोलती है कि सो भाई तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है, तुम ठीक तो हो ना। सुबह उसे देख के समझ जाता है कि उसके अलावा ये सिस्टम को और कोई भी नहीं देख सकता और तभी यरन उसकी हाथ को पकड़ लेती है और सुबह बोलता है मैं ठीक हूँ। लेकिन इसको देखकर पीछे के जितने भी लड़के हैं भाई वो सब सुबह से जलने लगते हैं और एक लड़का बोलता है अपने गंदे पंजों को मेरी गॉडेस से दूर रखो। दूसरा बोलता है कि उसे छूना बंद करो। तीसरा बोलता है तुम उसके बगल में बैठते हो, क्या तुम्हें इससे भी मन नहीं भर रहा है, रुक जाओ मैं अभी आकर तुम्हें एक सबक सिखाता हूँ। लेकिन तभी टीचर आ जाती है और उसके ऊपर हाथ रखते हुए बोलती है कि सभी लोग शांति से बैठ जाओ, मुझे तुम लोगों को बताने के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है। और वो बताती है कि जो जियांग हो मार्शल यूनिवर्सिटी है उसने अपने वेबसाइट पे एक अनाउंसमेंट किया है जो कि इस साल से अब किसी भी जो भी सुपर ह्यूमन होगा उसको कल्चरल एग्ज़ाम को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वह सीधा जाकर उस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन करवा सकता है। और जिन बच्चों के पास सुपर पावर नहीं है लेकिन फिर भी उनके पास अच्छा मार्शल आर्ट फिजिक है, उनको कल्चरल एग्ज़ाम के लिए सिर्फ आधे नंबर ही लाने की ज़रूरत होगी। भाई ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद तो सभी बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं भाई, खुशी के मारे एकदम नाचने लगते हैं। भाई अगर ऐसा अनाउंसमेंट हमारे स्कूल में हो जाए तो भाई हम भी ज़रूर डांस करने लगेंगे। खैर जिन बच्चे के पास सुपर पावर्स नहीं रहती है वह बोलते हैं काश हमारे पास भी सुपर पावर्स होती। दूसरा बच्चा बोलता है सुपर पावर तुम सपना देख रहे हो, हमारे लिए नंबर आधे हो गए यही बहुत है। फिर इसके बाद टीचर बोलती है अगर तुमने कोई स्पेशल एबिलिटी को अवेकन किया है या फिर तुम्हारे पास अगर मार्शल आर्ट के लिए पहले से ही फाउंडेशन है तो तुम लोग मेरे ऑफिस में आकर रजिस्टर कर सकते हो। और सुबह सोचता है इंटरेस्टिंग, मैंने अभी अभी अपने एबिलिटी को अवेकन किया है और अब मैं बिना एग्ज़ाम दिए हुए मार्शल यूनिवर्सिटी के अंदर भी जा सकता हूँ। और उधर बगल से यारन सोच रही होती है कि क्या ये सच में सोच रहा है मार्शल यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का। इसके बाद सुबाई अपने बारे में कुछ बताता है। वह बोलता है मेरा नाम है सुबाई और मैं इस दुनिया के अंदर 17 साल से हूँ। 1906 के अंदर इस दुनिया में एक दिन आसमान फट गया और उसके अंदर एक बहुत बड़ा दरार आ गया और उस दरार के अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकलने लगे और बाहर निकलने के बाद वो सारे मॉन्स्टर्स ने इस दुनिया के अंदर तबाही मचा दी। इसके वजह से पूरी दुनिया की आर्मी मिलकर इन मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगी और ये फाइट 3 महीने तक चली, लेकिन आखिरकार सभी मॉन्स्टर्स को आर्मी ने मिलकर मार दिया। लेकिन फिर भी जब तक वो दरार आसमान के अंदर रहेगी तब तक हर कुछ टाइम के बाद मॉन्स्टर्स आते ही रहेंगे। इसके वजह से पूरी दुनिया ने तय किया और उन रिफ्ट्स के अंदर इंसान जाने लगे देखने कि आखिर उसके अंदर है क्या। और अंदर सभी इंसानों ने देखा एक बहुत बड़ा लैंड, मतलब यार दूर दूर तक उनको बहुत बड़े बड़े पहाड़, बहुत बड़े बड़े ज़मीनें दिख रही थी और उसके अंदर मॉन्स्टर्स भी थे। तो फिर उसको रोकने के लिए दुनिया की मतलब यार दुनिया में जितने भी देश रहते हैं उन सभी देशों की आर्मी ने डिसाइड किया कि उनका मिलिट्री बेस उस रिफ्ट के अंदर यानी कि उस दरार के अंदर बनाने का। और दरार के अंदर बनाने के बाद वो लोग उस मॉन्स्टर से अपने दुनिया को बचाना शुरू कर दिए और यहाँ से शुरुआत हुआ इंसानों के एक नए जमाने का। क्योंकि इसके बाद फिर 1907 में एक और दूसरा रिफ्ट आया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। ऐसे करते करते इन सैकड़ों सालों में बहुत सारे रिफ्ट आए यानी कि बहुत सारे दरार आए और उनकी आने की टाइम और ज़्यादा घटती गई, यानी कि वो सारे के सारे जो दरार है और जल्दी जल्दी आते गए और ऐसे करते करते ये जो दरार है पूरी दुनिया में फैल गई और हर दरार के अंदर एक अलग प्रकार के मॉन्स्टर्स का दुनिया होता है। इसके वजह से जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इनको नाम दिया है दरार के पार का मैदान। लेकिन मॉन्स्टर्स के आने के साथ साथ जो अर्थ का स्पिरिचुअल पावर है वह भी धीरे धीरे रिकवर होने लगा। इसके वजह से जो इंसान है वो भी अलग अलग प्रकार के एबिलिटी, अलग अलग प्रकार के पावर को अवेकन करने लगे और धीरे धीरे करके जब जो मतलब लड़ाई है और ज़्यादा खतरनाक होते गया तब उस टाइम पे हथियार काम करना बंद कर दिए और धीरे धीरे करके जो सुपर पावर्स वाले
इंसान है वो और ज़्यादा पावरफुल होते गए। अब हथियार का ज़माना ख़त्म हो चुका था और इस दुनिया पर सुपर पावर्स वाले लोग ही सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच की लड़ाई अभी तक चलते आ रही है और इस यूनिवर्सिटी के बदले हुए रूल को देखकर ऐसा लग रहा है कि जो जियांगो है अब यहाँ का जो सिचुएशन है और ज़्यादा खतरनाक होते जा रहा है। चलो अच्छा है, क्योंकि अब जब मैंने अपने सिस्टम को अवेकन कर लिया है तो अब मैं इस खतरनाक टाइम के अंदर भी अपने परिवार को बचा सकता हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे जल्दी से पावरफुल बनना होगा और वो मैं इस मार्शल यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर जल्दी जल्दी कर सकता हूँ, क्योंकि उसको मिलिट्री सपोर्ट करती है। मेरा नसीब अच्छा है कि मैंने बीस्ट टेमर वाला एबिलिटी अवेकन कर लिया है। अब बस मुझे किसी बीस्ट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, जिसके बाद मैं बिना एग्ज़ाम के मार्शल यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकता हूँ। तो अब मेरा पहला कदम होगा इस मार्शल यूनिवर्सिटी के अंदर जाना। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मार्शल यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के लिए मैंने जो अभी 2000 युआन पैसे बचाए हैं अपने लिए वो काफ़ी होंगे। सुबाई किसी दुकान के अंदर जाता है और सोचता है कि मुझे याद है सिस्टम ने बोला था कि अगर उसे कोई अच्छा बीस्ट मिलेगा तो वो मुझे बता देगा, तो उसने अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं। तभी एक लेडी सुबाई को बोलती है, वेलकम, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। सुबाई बोलता है कि मैं एक बीस्ट टेमर हूँ और मैं किसी अच्छे बीस्ट के तलाश में हूँ। वो बोलती है कि आप जरा अपने पीछे देखिए, और वो पीछे दिखाती है एक काली बिल्ली को जिसके अंदर नेदर कैट का ब्लड लाइन रहता है, इसके वजह से वो काफ़ी महंगी रहती है। फिर उसके अलावा वह एक कुत्ते को भी दिखाती है जिसके अंदर किसी वुल्फ का ब्लड लाइन रहता है, यानी कि ये दोनों काफ़ी ठीक ठाक पेट हैं। लेकिन सुबाई जब इसका दाम देखता है तो भाई वो एकदम से गायब ही हो जाता है। वह लड़की बोलती है कि तुम्हें कौन सा पसंद आया, लेकिन कहती है हाँ, अरे ये कहाँ पे गायब हो गया। सुबाई वहाँ से निकलकर अपने घर जा रहा होता है और जाते जाते सोचता है, नहीं यार ये तो मुझे एकदम लूट रहे हैं। बस उन बीस्ट के पास कुछ मॉन्स्टर्स के ब्लड क्या है यार, वो इतने महंगे में बेच रहे हैं यार, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है और ऊपर से मेरे सिस्टम ने बताया कि उन्हें मेरे लिए कोई सूटेबल बीस्ट। सुबाई अपने घर में वापस आ जाता है और बोलता है मैं घर वापस आ गया। लेकिन तभी उसके सामने सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जो कि बोलता है कि उसने एक सूटेबल बीस्ट को ढूंढ लिया है जो कि एक छोटा कछुआ है। सुबाई बोलता है क्या अब फाइनली ये सिस्टम कुछ बोल रहा है, और एक छोटा सा कछुआ, क्या वह इसकी बात कर रहा है। और वह एक कछुए को देखता है और बोलता है कि ये तो मेरे डैड का पालतू कछुआ है ना, और ये न्यूबी गिफ्ट पैक क्या है, और मैं इस बीस्ट को टेम करने वाला हूँ और मेरा फर्स्ट टेम बीस्ट इतना छोटा कछुआ है, आखिर ये कर ही क्या सकता है। खैर वैसे भी मैं अभी कोई बैटल फील्ड में तो जाकर किसी खतरनाक बीस्ट को टेम वैसे भी नहीं कर सकता, मैं अभी इसके लिए मैं वैसे भी बैटल फील्ड में जाकर अभी के लिए किसी खतरनाक बीस्ट को टेम वैसे भी नहीं कर सकता। मैं अभी के लिए इसी से काम चला लेता हूँ, बाद में मैं इसको बदल लूँगा। इसके बाद वह उस कछुए को टेम कर लेता है और टेम करने के बाद उस कछुए का जितना भी इंफॉर्मेशन होता है वह सुबाई के सिस्टम के ऊपर आ जाता है। इसके इंफॉर्मेशन में बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इसके पास सेक्रेट ब्लैक टॉर्टोइज इसका ब्लड लाइन है। मतलब भाई यार ये बड़ा होकर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, इतना पावरफुल हो सकता है कि ये गॉड्स को भी मार सकता है। भाई जब सुबाई इसका इन्फॉर्मेशन को पढ़ता है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और सोचता है क्या सीक्रेट ब्लैक टॉर्टोइज का ब्लड लाइन इसके पास है और वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। सुबाई ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे उस कछुए को ऊपर उठा लेता है और बोलता है इसके पास तो ब्लैक टॉर्टोइज का ब्लड लाइन है, भाई ये पता नहीं कितने ज़्यादा कीमती है, मैं इसको कभी नहीं बदलूंगा, बिल्कुल नहीं। तभी पीछे वाले गेट से एक लड़की आती है जिसका नाम होता है सू स्याओ मेई और ये सुबाई की बहन है। वह बोलती है तुम स्याओ बाई के साथ क्या कर रहे हो, और भाई यार ये इस कछुए का नाम है, ये डाइट का खजाना है। और फिर सुबाई बोलता है कि नहीं मैं इसके साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ, और वह कछुआ किसी बैग के अंदर चला जाता है क्योंकि यार उसके अंदर खाना है और यार ये कछुआ बहुत बड़ा भुक्कड़ है, आपको आगे पता चल जाएगा। सुबाई कछुए को बोलता है हे भुक्कड़, और पीछे से उसकी बहन बोलती है कि ये कछुआ इतना ज़्यादा क्यों खा रहा है, अभी अभी तो डैड सुबह में ही इसको कुछ खिलाए थे। और इधर से सुबाई सोचता है कि ये शायद से इसका जो पेट है वो बड़ा हो गया है क्योंकि ये अभी इवॉल्व होने वाला है, और कछुए को बोलता है रुक जाओ मैं तुम्हारे लिए कुछ और खाने को लाता हूँ। इसके बाद हम आधे घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे सुबाई के मम्मी पापा आते हैं और वहाँ पे उसकी मम्मी पूछती है
कि हमारे घर में किसी ने चोरी की है क्या। और इधर भाई जो सू भाई की बहन रहती है वह खाने को लेकर भाग रही होती है और भाई उसके पीछे कछुआ दौड़ रहा होता है। लेकिन एक सेकेंड, अबे ये कछुआ तो दौड़ रहा है। डैड बोलते हैं क्या वो सच में स्याओ बा ही है। मॉम बोलती है क्या कछुआ इतना तेज भी दौड़ सकता है। सू भाई बोलता है रुक जा मैं तुमको समझाता हूँ। उस कछुए ने भाई पूरे घर का एकदम कचरा कर दिया होता है और सू भाई सोचता है कि खैर भूल जाओ, मॉम डैड को पहले ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही है, अभी के टाइम पे मुझे उन्हें नहीं बताना चाहिए कि ये जो कछुआ है भाई इसका पेट कभी नहीं भरने वाला, इसे चाहे कितना भी खिला लो, मैं ही इसके बारे में कुछ सोच लूँगा। अब हम फिर से उस कछुए को देखते हैं जो कि भाई मस्त खाकर आराम से ढका ले रहा होता है और बगल में स्याओ में ही उस कछुए से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। लेकिन तभी भाई कुछ बड़े कछुए का लाइट आने लगता है और ऐसा लग रहा है कि ये कछुआ फाइनली इवॉल्व हो रहा है और सू भाई सोचता है कि ये कछुआ आखिरकार ये ब्लैक टॉर्टोइस ब्लड लाइन इसके अंदर जो है वो फटने वाला है। अब यहाँ पे सीन चेंज हो जाती है और सू भाई कहता है कि इस कछुए के ऊपर वो जो बड़े वाले कछुए का परछाई आया था ग्रीन कलर का, जो देखने में काफ़ी मस्त लग रहा था, वो आते ही गायब हो गया और इसका जो ब्लड लाइन है वो भी अवेकन नहीं हुआ। लेकिन उसके वजह से अब ये और ज़्यादा बड़ा भुक्कड़ हो गया और ये और ज़्यादा खा रहा है, इसलिए अभी मैं यहाँ पर आया हूँ। सू भाई फिर उसे पेट स्टोर पे गया हुआ रहता है। वहाँ पे फिर वही लड़की बोलती है हेलो, तुम तो यहाँ पे फिर से आ गए, क्या तुमने सोचा है कि तुम क्या चाहते हो। सू भाई कहता है मैं यहाँ पर इस बार कुछ खरीदने नहीं बल्कि कुछ बेचने आया हूँ और उसके वो कान में जाकर बोलता है कि मेरे पास बहुत ही खास बीस्ट का ब्लड है, क्या तुम उसे खरीदना चाहोगी। फिर वह बोलती है क्या तुम्हारे पास कोई खास बीस्ट का ब्लड है सच में। और इनकी ये बातों को बगल में बैठा हुआ एक बूढ़ा आदमी सुन रहा होता है। उसके बाद वह बूढ़ा आदमी अपने सीट से खड़ा हो जाता है और उस लेडी को बोलता है कि तुम अंदर जाओ। लेडी बोलती है ओके बॉस, यानी कि यार ये बूढ़ा आदमी इस दुकान का बॉस है। फिर वह बूढ़ा आदमी सुबाई को कहता है कि तुम जरा यहाँ पर आओ, यहाँ पर हम लोग आराम से बैठकर बात करते हैं। मैंने सुना कि तुम्हारे पास कोई खास बीस्ट का ब्लड है, मैं पहले उसे एक बार देखना चाहूँगा उसका क्वालिटी कैसा है। सुबाई भी उसको दिखाने के लिए मान जाता है। फिर वह बूढ़ा आदमी कहीं पे बैठ जाता है और उस खून को वो चेक करने लगता है क्वालिटी कैसा है। चेक करने के बाद भाई वो भी थोड़ा चौंक जाता है और बोलता है यार ये तो सच में एकदम खास बीस्ट का ब्लड है और ऊपर से ये एकदम टॉप क्वालिटी का है। फिर वह बूढ़ा आदमी सुबाई से पूछता है तुम इसके बदले कितना चाहते हो। सुबाई एक उंगली ऊपर उठाता है और मन में सोचता है कि ये खून मुझे स्याबा के अंदर से निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी, कम से कम मुझे इसका 100 युआन तो मिलना ही चाहिए ना। दुकानदार उसके एक उंगली को 1000 युआन समझ लेता है। सुबाई चिल्लाकर बोलता है क्या 1000 युआन। भाई ये जब मतलब इसका रिएक्शन देखता है जब वो बॉस, तो वो सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि इसको ये सारी बातें पता है और बोलता है हा मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था यार, तुम्हारे ये ब्लड का क्वालिटी इतना अच्छा है जरूर, इसका कीमत तो 10,000 युआन है। सुबाई और ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या 10,000। और भाई दुकानदार इसका ये एक्सप्रेशन देख के सोचता है कि क्या तुम्हें अभी भी कम लग रहा है, और फिर वो ऑफर करता है 15,000 और कहता है कि अब मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। भाई ये सुनते ही सुबाई जल्दी से अपना मुंह बंद करता है और भाई उसके आंखों में एकदम पैसा चमक रहा होता है। वो सोचता है कि भाई मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि स्याबा के खून की कीमत इतनी ज़्यादा ही होगी, मुझे तो अपनी खुशी रोकी भी नहीं जा रही है। इसके बाद वो पीछे की तरफ घूम जाता है और कहता है ठीक है डील, अगर मैं थोड़ी जल्दी में नहीं रहता तो मैं तुम्हें ये कभी नहीं बेचता। डील करने के बाद सुबाई उस दुकान से बाहर निकल जाता है और अंदर से बहुत चिल्ला के बोलता है कि अपना ख्याल रखना, और अगर इसके बाद तुम्हें फिर से कोई अच्छा सामान मिलता है तो मेरे पास वो जरूर आना बेचने के लिए। फिर उसके बाद सुबाई बाहर निकल कर अपना फ़ोन चेक करता है और सोचता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो खास बीस्ट रहते हैं उनका ब्लड इतना ज़्यादा कीमती होता होगा। मैंने बस इसके ब्लड से ही 15,000 कमा लिए। ऐसा लग रहा है कि अब स्याबाग खुद से ही खुद का ख्याल रख सकता है। इसके बाद सुबाई को कहीं से कॉल आता है और यह कॉल उसकी टीचर का होता है, जो कि बोलते हैं कि हेलो सुबाई, मैं तुम्हारे टीचर ली बोल रही हूँ और तुम्हारे एकेडमी का रिजल्ट आ चुका है और तुम्हारे लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी है, तो इस दोपहर तुम जल्दी से स्कूल में आ जाओ और अपना एप्लीकेशन डाल दो। इधर से सुबाई बोलता है हेलो टीचर ली, ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। हेलो हेलो, अरे यार ये घटिया फ़ोन, इसके अंदर भाई सिग्नल भी नहीं आ रहा है। लेकिन तभी उसके सामने भाई सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जो कि इसको वार्निंग देने लगता है और वो भाई ये देखकर चौंक जाता है कि अबे यार ये वार्निंग कहाँ से आ रही है। हम देखते हैं कोई आदमी अपना हथियार लेकर सुबाई की तरफ जा रहा होता है
और कहता है कि मैंने उस पेट स्टोर ऑनर का एटीट्यूड देखा और उससे पता चलता है कि तुम्हारे पास जरूर कोई कीमती चीज होगी, चलो जल्दी से वो हमको दे दो। सुबाई कहता है बड़े भाई मैं तो उस पेट स्टोर के अंदर गया था कुछ बेचने के लिए, ना कि कुछ खरीदने के लिए। और मन में सोचता है कि मेरा नसीब इतना क्यों खराब है, लेकिन अगर इनमें से सिर्फ एक आदमी ही प्राइमरी वॉरियर है तो मैं इनसे बिल्कुल नहीं डरता। यह बात सुनकर वो टकला हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें देखकर ही पता चलता है तुम बहुत बड़े डरपोक हो, चलो उस पैसे को ही निकालो। और इधर से सुबाई कछुए को बोलता है कि अंदर घुस के अच्छे से बैठ जाने को, और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ। जिसके बाद भाई वो कछुए को निकालता है और कहता है ये लो, और उस कछुए को भाई दे फेंक कर मारता है उस टकले की ओर। और लेकिन यार वो जो टकला रहता है सही टाइम पे अपना हथियार सामने लगाकर उस कछुए से बच जाता है और काफी गुस्से में कहता है तुम, लेकिन फिर तुरंत ही उसका एक्सप्रेशन गुस्से से चेंज होकर डर वाला हो जाता है और वो काफी जोर से चिल्लाने लगता है। और भाई उसका रीजन ये है क्योंकि सुबाई ने भाई मार कर उस टकले के अंडे को फोड़ दिया था भाई। उसके बाद वो एकदम जोर से चीखने लगता है और उसके पीछे से दो चेले रहते हैं, वह चिल्लाते हैं बॉस। फिर वह दोनों सुबाई को धमकाते हुए आते हैं सुबाई के ऊपर अटैक करने के लिए, और भाई उनका बॉस पीछे अभी तक दर्द में नीचे लेटा हुआ रहता है। सुबाई कछुए से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, और कछुआ अपना भाषा में बोलता है मुझे तो कोई खरोच तक नहीं आई है। और सुबाई मन में सोचता है कि इस कछुए का जो सेल है यानी कि जो इसका ऊपर का खोपड़ी है भाई सच में बहुत पावरफुल है। वो दोनों गुंडे आकर सुबाई को मारने वाले होते हैं कि सुबाई कछुए को बोलता है कि मेरे मुक्के को जोर से पकड़ लो, और जैसे ही वो कछुआ उसके मुक्के को पकड़ता है कि वह ऊपर कूदता है और एक ऊपर वाले गुंडे को भाई काफी जोरदार मुंह के नीचे मारता है, जिसकी वजह से वह ऊपर उड़ जाता है। और फिर नीचे आते हुए टाइम पे एक गुंडा नीचे पड़ा हुआ रहता है भाई, उसके भी सर पे बहुत जोरदार मारता है भाई, पूरा सर फोड़ दिया होगा। और भाई यार एक सेकेंड भाई, इस कछुए का एक्सप्रेशन देखो भाई, ये भी फुल एंजॉय कर रहा है। अपने चेलों को पिटता हुआ देखकर बॉस उठता है और कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर सुबाई कछुए को बोलता है कि अंदर आ जाओ। फिर वह कछुआ अंदर घुस जाता है, जिसके बाद सुबाई फिर से उस कछुए को चला कर मारता है उस बॉस को काफी जोरदार, जो कि सीधा जाके भाई उसके मुंह पर ही लगता है। और उसके वजह से उस बॉस का एक दांत टूट जाता है और वो वहीं पे खत्म, मतलब यार मरता नहीं है बल्कि बेहोश हो जाता है। उन सभी को मारने के बाद सुबाई काफी स्टाइल में खड़ा होता है और कहता है कि तुम लोगों ने ही मुझे पहले गुस्सा दिलाया था, तो ये सारी तुम्हारी ही गलती है। लेकिन तभी वह देखता है कि बगल में वह कछुआ यानी कि स्याबा कुछ कर रहा होता है, और फिर वह जाकर देखता है तो स्याबा असल में किसी टाइप का क्रिस्टल खा रहा होता है। और वह कहता है कि तुम ये क्या चीज खा रहे हो, तुम्हें कौन सी अच्छी चीज मिल गई है। और वह जल्दी से जाकर उसके मुंह में से वो बोतल को ले लेता है और देखकर बोलता है कि ये तो ची एंड ब्लड पोशन है, इसका दाम तो भाई 10,000 से भी ज्यादा होंगे। एक वॉरियर को इसे अब्जॉर्व करने में 1 महीने से भी ज्यादा लगते हैं, और तुमने इसे एक बार में ही पूरा खा लिया, क्या तुम इसे पचा भी सकते हो। और हम नीचे कछुए को देखते हैं जिसके आरी थोड़ा ग्लो आ रहा होता है, और वो भाई साफ साफ दिख रहा है कि थोड़े दर्द में है। लेकिन इससे पहले कि सुबाई कुछ और कहे उसे कुछ महसूस होता है, और वह ध्यान से देखता है कि वह और ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है, और वह सोचता है कि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग इतनी जल्दी कैसे हो रहा हूँ। तभी नोटिफिकेशन आती है और उसे पता चलता है कि जैसे जैसे इसका जो बीस्ट है वह इवॉल्व होगा, जैसे जैसे वह पावरफुल होगा, उसके साथ साथ ये सुबाई ऑटोमेटिकली ही पावरफुल होता जाएगा। सुबाई अपने बढ़े हुए पावर को देखकर कहता है कि यह ची एंड ब्लड वाला जो पोशन है सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसकी वजह से मैं इतना पावरफुल हो गया और मुझे एक नया एबिलिटी भी मिल गया। और फिर हम उस कछुए को देखते हैं जो कि अब इवॉल्व हो चुका था, और इसके वजह से उसका जो एट्रीब्यूट है भाई वो 32 फिजिक हो गया था और 38 डिफेंस हो गया था। मतलब यार ये कछुआ भी काफ़ी पावरफुल हो गया है अब। इसके बाद सुबाई कहता है मुझे याद है एकेडमी में सिखाया जाता है कि कोई भी अगर एग्जॉटिक बीस्ट यानी कि जो स्पेशल बीस्ट होते हैं उनका जो नॉर्मल पावर रहता है, जब वो नॉर्मल हाई लेवल पे जाते हैं तो उनका 30 पे रहता है, लेकिन इसका तो बिना पावर एक्टिवेट किए हुए ही 30 से ज़्यादा हुआ है। लेकिन अगर इसका पावर और एक्टिवेट कर दिया जाए तब इसका पावर कितना बढ़ जाएगा, और अभी ये एक्टिवेट नहीं करता और कहता है कि ठीक है चलो अब तुमने बहुत खा लिया, अब यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। इसके बाद हम फिर से स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ बच्चे बोलते हैं कि आज रिजल्ट निकल गया है तो हमें जल्दी जल्दी जाकर अपना एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। दूसरा कहता है हाँ, और साथ में आज कोई एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी होने वाला है। अब हम टीचर को देखते हैं
हैं जो कि कह रही होती है कि कल मार्शल यूनिवर्सिटी के अंदर से एक स्पेशल एडमिशन के टीचर आने वाले हैं जो कि यहाँ पर आकर तुम लोगों की एबिलिटी का टेस्ट करेंगे। और हर साल की तरह इस साल भी 2 एडमिशन गारंटेड है, मतलब 2 बच्चे जरूर सिलेक्ट होंगे, लेकिन अगर उसके अलावा और कुछ मतलब ज़्यादा अच्छा परफॉर्म ये लोग करते हैं तो 2 से ज़्यादा भी सिलेक्ट हो सकते हैं। अब हम यर्रन को देखते हैं जो कि सुबाई को कहती है कि क्या तुमने डिसाइड किया है तुम किस यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो? क्या तुम ह्यूमैनिटीज़ वाली यूनिवर्सिटी में जाओगे या फिर मार्शल यूनिवर्सिटी में जाओगे? सुबाई कहता है मार्शल यूनिवर्सिटी, मैं ज़रूर से मार्शल यूनिवर्सिटी के अंदर ही जाऊंगा। यर्रन कहती है मैं बोली थी ना कि तुम मेरे साथ ह्यूमैनिटीज़ यूनिवर्सिटी के अंदर चलो, और तुम्हें पता है ना कि जो मतलब मार्शल यूनिवर्सिटी वाले रहते हैं वो स्टूडेंट्स को बैटल फील्ड पे भेजते हैं, और बैटल फील्ड कितना खतरनाक है ये तो तुम्हें पता ही होगा। लेकिन सुबाई कहता है कि किसी को तो फ्रंट लाइन पे जाना ही होगा, और मन में सोचता है कि ये मेरे लिए अच्छा ही है, और कहता है कि मैं फ्रंट लाइन पे जा रहा हूँ ताकि मैं किसी खास को बचा सकूं। और यर्रन सोचने लगती है कि क्या ये किसी खास मेरे बारे में बात कर रहा है। एक टीचर यर्रन के बगल में आता है और उससे पूछता है यर्रन तुम किस मार्शल यूनिवर्सिटी या फिर ह्यूमैनिटी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहोगी? और इधर से सुबाई सोचता है कि इसने अभी तक कोई भी अपने स्पेशल एबिलिटी को अवेकन नहीं किया है, ना ही इसने अपने बॉडी को ज़्यादा ट्रेन किया है, तो मेरे ख्याल से ये ह्यूमैनिटी इंस्टीट्यूट के अंदर ही जानी चाहिए। और उधर से फिर यर्रन टीचर को कहती है कि मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, मैं बाद में बताऊंगी। इसके बाद टीचर सभी स्टूडेंट बोलती है कि तुम लोगों के लिए ये डिसीजन तुम्हारे ज़िंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है, इसलिए तुम सब अपना अपना रिपोर्ट कार्ड लो, अपने घर जाओ और अपने पेरेंट्स से बात करो, और अपना डिसीजन करके कल आकर यहाँ पर एप्लीकेशन अपना सबमिट कर देना। इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी बच्चे कहते हैं हम समझ गए, और सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। अब हम यर्रन को देखते हैं जो कि अपना कपड़ा उतार कर नहाने जा रही होती है, और नहाते नहाते वह सुबाई से बात कर रही होती है। वह कहती है कि मैंने भी डिसाइड कर लिया है, मैं भी मार्शल यूनिवर्सिटी के अंदर ही जा रही हूँ, और वहाँ पर मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ भी दूंगी। इधर से भाई जो सुबाई रहता है किसी चीज़ का टट्टी उठा रहा होता है, मतलब सीरियसली भाई टट्टी उठाते उठाते फ़ोन में बात कर रहा होता है, और कहता है कि क्या तुम भी मार्शल यूनिवर्सिटी के अंदर जा रही हो? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही है ना? और उधर से यर्रन बोलती है नहीं, मैंने अपना मन बना लिया है, मैं भी वहीं पे जा रही हूँ। सुबाई उसको कहता है कि ठीक है, अब तुमने मन बना ही लिया तो मैं कुछ और नहीं कहूँगा, अब मैं फ़ोन रखता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा कुछ ज़रूरी काम है। और हम सामने देखते हैं कि वो कछुआ एकदम भाई और खाना ठूसे जा रहा होता है, और ऐसा लग रहा है कि यही खा खा के टट्टी कर रहा है। और भाई मेरा बात सही भी होता है, क्योंकि उधर से सुबाई चिल्लाता है कि स्याबा तुम बदमाश कहीं के, तुम दिन भर इतना खाते और उसके बाद हकते भी हो, तुम्हारा ये टट्टी मुझे मार डालेगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं टीचर को जो ही कुछ अनाउंस कर रही होती है। वह कहती है प्यारे बच्चों, अब हम स्टेज पे वेलकम करते हैं मिलिट्री मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर जैंग काई का, और ये तुम्हारे सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं बल्कि तुम्हारे एक बहुत अच्छे सीनियर भी हैं। इसके बाद हम उस प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि यार देखने में तो काफ़ी सही दिख रहा है, और वह आकर सीधा सीधा बोलना शुरू करता है कि 1 साल पहले 126 लोग हमारे इस स्कूल के अंदर आए थे, जिसमें से अभी सिर्फ 65 ही जिंदा हैं। 2 साल पहले 98 लोग आए थे, जिसमें से अब सिर्फ 32 ही जिंदा है, और 3 साल पहले 86 लोग आए थे, जिसमें से सिर्फ अब 11 ही जिंदा हैं। बच्चों, मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं तुम लोगों को बस ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर होना कोई बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेंजर और भी बहुत सारे चीज़ों को, साथ ही साथ तुम्हें अपने देश को भी प्रोटेक्ट करना होगा। वुडा एक ऐसा जगह है जहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग को ही बढ़ावा दिया जाता है। क्या तुम भी उनके रैंक्स में शामिल होना चाहते हो? और उधर से सभी बच्चे हाथ उठाकर चिल्ला के कहते हैं यस। बहुत अच्छे, मैं काफ़ी बेताब हूँ तुम लोगों के एग्ज़ाम के अंदर के परफॉर्मेंस को देखने के लिए। और फिर इसके बाद उसका भाषण खत्म हो जाता है और हम सुबाई को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी टीचर उसको बुलाती है और कहती है इधर आने को। सुबाई वहाँ पे आता है और कहता है क्या कोई दिक्कत हो गई है इंस्ट्रक्टर जैंग? और वह बोलता है कि क्या तुम्हारा नाम ही सुबाई है? सुबाई कहता है कि हाँ, वह मेरा ही नाम है। इंस्ट्रक्टर जैंग उसको बताता है कि तुम्हारे लिए पहले ही वुडा के अंदर एक स्पेस रिजर्व हो चुका है,
तुम बस अब वहाँ पे जाओ और वहाँ पे जाकर अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करना शुरू कर दो। सुबह ये सुन के चौंक जाता है और कहता है क्या मेरे लिए, और वो भी एक रिजर्व स्पेस पहले ही बुक हो गया है। और टीचर बताता है कि हाँ, और तुम्हारे लिए एक गाड़ी स्कूल के एंट्रेंस के पास इंतजार कर रही है, जल्दी जाओ और वहाँ पे बैठ जाओ। पीछे से दूसरे बच्चे जब ये बात सुनते हैं तो वो लोग काफ़ी जलने लगते हैं और जलते जलते वो सुबाई के बारे में थोड़ा गंदा बोलने लगते हैं और कहते हैं कि काश उसकी जगह पर मेरे लिए एक स्पेस रिजर्व हुआ होता। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सभी बच्चे वुडा में पहुंच चुके हैं। उसके बाद टीचर उन सभी को बोलते हैं कि हम लोग अब वुडा के पास पहुंच चुके हैं, तुम लोग उतर सकते हो। जिसके बाद सभी बच्चे अपने बस से उतर जाते हैं। उतरने के बाद वो लोग देखकर चौंक जाते हैं, कहते हैं वाओ, तो ये है वुडा। इसके बाद टीचर कहता है कि सभी बच्चों चलो सब के सब मेरे साथ मेरे पीछे पीछे आओ। इसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़ा पिलर को, जिसका एक बच्चा फोटो लेता है और कहता है वाह क्या ही तो मस्त पिलर है। और उस पिलर के ऊपर लिखा हुआ रहता है जब तक हमारे सीने में हिम्मत जलती रहेगी तब तक हमारा देश कभी नहीं गिरेगा। उसके बगल से एक लड़की जा रही होती है जो ये कहती है ये हमारे स्कूल का मोटो है। सू भाई सोचता है भाई क्या ही तो बड़ा मोटो है इन लोगों का। फिर हम टीचर को देखते हैं जो कहते हैं कि सही बच्चे मेरे पीछे आओ, मैं सबसे पहले तुम लोगों को ले चलती हूँ ताकि तुम वहाँ से अपना यूनिफॉर्म ले सको, और उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे डॉर्मेटोरी तक ले चलूंगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और सभी बच्चे अपना यूनिफॉर्म ले चुके हैं। टीचर कहती है कि जो मेल बच्चे हैं उनका डॉर्मेटोरी उस तरफ है, तुम लोग वहाँ पे जाकर थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हो, उसके अलावा अपना कपड़ा भी चेंज करके अपना यूनिफॉर्म देख सकते हो। और कुछ टाइम के बाद कोई एक आदमी आकर तुम लोगों को बता देगा कि तुम्हारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन आखिर कब से होने वाला है। सभी बच्चे बोलते हैं समझ गए टीचर। तो दोस्तों यार इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो इस वीडियो के अंदर 500 लाइक्स कंप्लीट करने होंगे, क्योंकि यार इसका आगे का 1-2 चैप्टर उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, सिर्फ मतलब बातें ही है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर किसी किसी से बातें करता है। लेकिन यार अगर आप इसको लाइक करते हो मानवा को, और अगर आप नेक्स्ट पार्ट के लिए बोलते हो तो मैं इस मानवा का और एकदम बड़ा वीडियो लेकर आऊँगा जिसके अंदर आप पूरे मानवा का मज़ा आराम से ले सकते हो। तो अगर आप उसे चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और कॉमेंट में करो कि नेक्स्ट पार्ट। तो यार मैं जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा कमेंट और लाइक आएगा उतना ही जल्दी मैं लेकर आऊँगा। और लाइक यार 500 गोल, तो यार अगर 500 लाइक आप लोग जल्द से जल्द कंप्लीट कर देते हो तो यार मैं जल्द से जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा। चलो यार मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए आप सभी को बाय।